दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों यही वो चैनल है जिस पर चैप्टर वाइज स्टडी कराई जाती है। पहले ही मैं 2 चैप्टर को कवर करा चुका हूं। आज मैं आपके लिए तीसरा चैप्टर लेकर आ चुका हूं, जिस चैप्टर का नाम रासायनिक संयोग के नेम है। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उनको डिज़ाइन कर दिया गया है। बशर्ते है कि आप मुझे फॉलो करें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे डेफिनेटली सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप पूरा देखेंगे। तो आइए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इसमें कहा गया है कि स्थिर अनुपात के नेम का प्रतिपादन किया था। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नेम का प्रतिपादन किया था? आपको बताना है 10 सेकंड में। तो मैं टाइमर शुरू करता हूं आपका अब। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यानी प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नेम को प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्त, किस तरह से याद रखना है आइए समझते हैं। यहाँ पर आधा से लिख रहा है, यानी स्थिर मतलब आधा से यहाँ पर भी आ रहा है और आधा से यहाँ पर भी आ रहा है। स्थिर मतलब प्राउस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्थिर अनुपात का नेम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो था वो प्राउस्ट था। इस बात को आप याद रखेंगे दोस्त। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है कि व्युत्क्रम अनुपात के नेम की पुष्टि होती है निम्न यौगिक से। किस यौगिक से व्युत्क्रम अनुपात के नेम की पुष्टि होती है? इसको बताना है आपको 10 सेकंड में। आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। टाइम खत्म हो चुका है आपका अब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रम अनुपात के नेम की पुष्टि होती है इस यौगिक से, यानी CO2, CH4 और H2O। 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि सीसे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नेम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया था। किस वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था? आपको बताना है मुझे 10 सेकंड में। तो आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। टाइम आपका खत्म हो चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी ये आंकड़े जिस नेम की पुष्टि करते हैं उसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम डॉल्टन था। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एक धातु के 3 ऑक्साइड है। अरे भाई एक धातु है उसका 3 ऑक्साइड है। पृथक में धातु की मात्रा क्रमशः 74.47%, 76.47%, 61.78% तथा 51.68% है। ये आंकड़े दर्शाते हैं। ये आंकड़े किसको दर्शाते हैं, यानी किस नेम को दर्शाते हैं? तो यहाँ पर मैं आपका टाइम शुरू करता हूँ अब। टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ चुका होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणित अनुपात के नेम की पुष्टि करते हैं ये वाले आंकड़े। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि आयतनों के संयोग का नेम किसने प्रतिपादित किया था? डॉल्टन ने किया था, स्वेट ने किया था, गेलुसेक ने किया था या आइंस्टीन ने किया था? इस बात को आप बताएंगे मुझे 10 सेकंड में। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम आपका खत्म हो चुका है अब।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आयतनों के संयोग का नेम जो प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था वो गेल लुसेक था, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है, कार्बन जो है वो 2 ऑक्साइड बनाता है जिसमें क्रमशः 42.8% तथा 27.27% कार्बन है। वह उदाहरण किसका है, इस बात को हमें बताना है 10 सेकंड में। तो दोस्तों आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। टाइम खत्म हो चुका है आपका अब। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो उदाहरण है ये गुणित अनुपात के नेम का उदाहरण है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा इन इनसे नेम प्रतिपादित होता है, यानी कौन सा नेम इस आंकड़ों से प्रतिपादित होता है ये हमें बताना है 10 सेकंड में। तो मैं आपका टाइम शुरू करता हूं अब। आपका टाइम खत्म हो चुका है अब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंकड़े जो जिस नेम को दर्शाते हैं यानी वो गुणित अनुपात का नेम है, इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। इस नेम की पुष्टि किसने की थी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम खत्म हो चुका है अब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणित अनुपात का नेम, इस बात को आप याद रखेंगे दोस्त। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस पूरे चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं वो मैंने डिज़ाइन कर दिए गए हैं। यही वो क्वेश्चन है जो पूछ जाएंगे, 101% बता रहा हूँ आपसे मैं। इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इनमें से ही क्वेश्चन बनेगा आपका। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें कहा गया है हमसे कि यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नेम की पुष्टि नहीं होती, इस बात को आप याद रखेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए हुए हैं और हमें 10 सेकंड के अंदर ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों आपका टाइम खत्म हो चुका है अब। मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यानी यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नेम की पुष्टि नहीं होती। गुणित अनुपात के नेम की पुष्टि नहीं होती। अगर यहाँ पर कहीं भी आपके इंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको, यानी जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसमें गुणित अनुपात के नेम की पुष्टि नहीं होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी में भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है तो इसमें नहीं होती, इस बात को आप याद रखें थी, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिक CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का परमाणु भार 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो यौगिक की संरचना प्रदर्शित करती है। यौगिक की संरचना किसको प्रदर्शित करती है आपको बताना है मुझे 10 सेकंड में। तो मैं आपका टाइम शुरू करता हूं अब। आपका टाइम खत्म हो चुका है अब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौगिक की संरचना तो प्रदर्शित करती है, वो गुणित अनुपात के नेम को करती है, इस बात को आप याद रखेंगे। 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि व्युत्क्रम अनुपात के नेम का प्रतिपादन किया था। व्युत्क्रम अनुपात का नेम प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, आपको मुझे बताना है 10 सेकेंड में कमेंट में। तो टाइम आपका खत्म हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कैसे करेक्ट हो जाएगा? अरे सर यहाँ पर व्युत्क्रम यानी आधा रे यहाँ पर लग रहा है के पास, और मतलब रे यहाँ पर भी है और रे यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब रेक्टर, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले युग्म कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन बताना है 10 सेकंड में। तो आपका मैं टाइम शुरू करता हूं अब। आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौगिक का युग्म जो है वो CO, CO2 हो, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, गुणित अनुपात के नियम का यौगिक जो युग्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है हमसे कि क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। ठीक है, अरे क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की, सोडियम और हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की, तो इनका अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपका टाइम शुरू करता हूं अब। टाइम आपका खत्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम के क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। ठीक है, अब वो यहाँ से कह रहा है कि यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन, तो सोडियम पहले आया है, तो सोडियम का परमाणु भार क्या होता है? अरे सर सोडियम का परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है। और हाइड्रोजन कह रहा है कि यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इनका अनुपात क्या होगा, यानी सोडियम और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा, यानी सोडियम मतलब 23, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यानी 23:1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमसे कहा गया है कि एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान कितना होगा, यह आपको बताना है मुझे 10 सेकंड में कमेंट के अंदर। ठीक है दोस्त, आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। दोस्तों आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ये हमें बताया गया है कि 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान जो होता है वो उतना ही होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, आइंस्टीन के मतलब E=mc²। ठीक है, E=mc²। तो आइंस्टीन साहब ने यह बताया था कि अगर हम किसी द्रव्य को, कोई द्रव्य है ना तो वो उत्पन्न किया जा सकता है उसको, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी हमने पहले अभिक्रिया की किससे, AgNO3 की क्रिया की हमने किससे, NaCl से। तो हमने इसको मिलाकर के हिलाया, हिलाने के पश्चात जो हमारा बना, यानी क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, यानी Ag और Cl, यानी Cl जो Ag के पास आ गया और Na और NO3 जो है वो Na के पास आ गया। तो द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा ना? अरे सर बिल्कुल उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम था ये वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन, अरे जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे, तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। दोस्तों CH4, यहाँ देखिए CH4, जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में संयोग करते हैं तो CH4 बनता है। ठीक है, अब C का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, अरे सर 12 होता है। ठीक है, हमने 12 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अनुपात लिख दिया, रेशियो। अब
इसका हाइड्रोजन का जो अणुभार होगा 4 हाइड्रोजन का वो 4 ही होगा, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, अगर हम इसको काटने लगे यानी इसका आधा कर देंगे और इसका आधा कर देंगे, तो 12 का आधा कितना होता है 6, और अनुपात और 4 का आधा कितना होता है 2, तो 6:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पर तो मैंने टाइम शुरू किया ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि हमसे रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है आपको बताना है 10 सेकंड में। आपका टाइम शुरू करता हूं मैं अब। तो दोस्तों आपका टाइम खत्म हो चुका है अब। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो रासायनिक समीकरण जो होती है वो संतुलित जो होती है हमारी, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है। द्रव्य अविनाशिता का नियम निम्न में से किस अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है, ये हमें बताना है 10 सेकंड में। तो मैं आपका टाइम शुरू करता हूं अब। दोस्तों आपका टाइम खत्म हो चुका है अब। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए द्रव्य अविनाशिता का नियम सत्य नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहां पर देखते हैं दोस्त, इसमें कहा गया है हमसे कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। चाहे उसको किसी भी यौगिक द्वारा बनाया जाए, किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का जो अनुपात होता है वो सदैव निश्चित होता है। ये कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था, इस बात को आपको मुझे बताना है 10 सेकंड में। तो मैं आपका टाइम शुरू करता हूं अब। दोस्तों आपका टाइम खत्म हो चुका है अब। तो यहां पर आपका डॉल्टन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो मुझे गलत लग रहा है भाई। अरे ऑप्शन नंबर ए तो मुझे गलत लग रहा है भाई। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, उसमें उपस्थित अवयवी तत्व जो होते हैं उनका अनुपात सदैव निश्चित रहता है। ये कथन जो था वो प्राउस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की और नहीं चलते हैं अब, क्योंकि आज मैं आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे मैंने डिज़ाइन कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, न्यू चैप्टर के साथ में। तो दोस्तों गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।